आज एकदम दिमाग घुमाने वाली बात से स्टार्ट करते हैं। लगभग आज से 4.6 बिलियन साल पहले अर्थ फॉर्म हुई। जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं, जितनी भी उन्होंने अपनी रिसर्च किया अभी तक। लगभग 3.8 बिलियन साल पहले अर्थ उस लायक हो गई कि उस पर ओशियंस फॉर्म होने स्टार्ट हो जाए, उतनी कूल डाउन हो गई। उससे पहले अर्थ इतनी ज्यादा हॉट थी, एकदम मोल्टन स्टेट में थी कि भाई वहां पे लाइफ जैसी इतनी डिफिकल्ट प्रोसेसेस तो पॉसिबल ही नहीं है। 3.7 बिलियन साल पहले, मतलब लगभग 1 बिलियन साल के अंदर अंदर इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस जिसे हम आज लाइफ बोलते हैं वो हो गई। मतलब फर्स्ट डीएनए फॉर्म हो गया इसी कुछ मिलियन सालों के अंदर अंदर ही। अब ये तो कितनी बड़ी मिस्ट्री हो गई ना कि अर्थ कूल डाउन हुई ही उसके जस्ट कुछ ही मिलियन साल बाद लाइफ फॉर्म हो गई अर्थ पे। इतनी जल्दी एकदम ये प्रोसेसेस कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? मतलब आज अगर हम अपनी कैलकुलेशंस करके देखें, अपने क्लासिकल कंप्यूटर्स को सेम सिचुएशन को सिमुलेट करने की कोशिश करें, तो भाई ऐसा लगता है ये तो कुछ मैजिकल सी ही चीज है। ये तो पक्का भगवान का किया हुआ काम है ये, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो कुछ तो यहाँ पे अजीब हो रखा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। और इसे ही गोड ऑफ द गैप बोलते हैं, जहां पे हम फिट कर देते हैं कि एक पीस ऑफ द पजल गोड है, तो ये पूरी की पूरी जो लाइफ फॉर्म है गोड ने बनाई होगी। तो अगर तुम ओवरली सेंसिटिव हो इस टॉपिक को लेके कि हमें तो भगवान ने ही बनाया है और जितनी भी पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट तो नहीं हूं, बट थोड़े से आर्ग्यूमेंट रखना चाहूंगा कि शायद लाइफ की जो स्टार्टिंग की प्रोसेस थी वो उतनी इजी एक्सप्लेन करने के उस स्टेज पे तो नहीं है। मतलब हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते यार, बस बच जाते हैं ये बोल के कि लाइफ भगवान ने बनाई होगी, दैट इज इट, खत्म। इसी पे ही बात को फुल स्टॉप लगाते हैं। तो अगर तुम बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो कि भाई इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, तो फिर तुम ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। मेरी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं तुम्हें। बट अगर तुम थोड़े रैशनल इंसान हो और तर्क वितर्क तुम्हें करना अच्छा लगता है, तुम्हें रीजंस जानना अच्छा लगता है, तुम्हें किसी टॉपिक की डेप्थ तक जानना पसंद है, तुम भगवान में बिलीव करते हो लेकिन तुमने भगवान को ढूंढने की कोशिश की है, वो रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की है, तब तुम भगवान में बिलीव करते हो। यानी कि किसी ने बताया कि भगवान होते हैं और तुमने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, फिर तुम इस वीडियो को देख सकते हो, अगर तुम्हें रीजंस अच्छे लगते हैं तो। सारी कहानी स्टार्ट होती है, देखो सबसे पहले क्या, बाइबल में ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान थे उन्होंने अर्थ और हेवन को 6 दिन में बना दिया था। और जो मतलब ये मैन है, मतलब जितने भी लोग हैं, उसको मिट्टी से बनाया था। फिर प्लांट्स और एनिमल्स बनाए ताकि हम लोग उन पर रूल कर सकें, ऐसा बाइबल में कहा गया है। ऐसे ही अलग अलग तरीके से हर रिलीजन में बताने की कोशिश की गई है कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे इमर्ज हुई, कैसे लाइफ आई अर्थ पे, कैसे भगवान ने उन्हें बनाया। तो वो हर रिलीजन के में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। मैंने तो यहाँ पे एक ही डिस्क्राइब किया, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और कुछ लोग इसको पर्सनली ले जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ये वीडियो इतनी एजुकेशनल वीडियो होने वाली है, अभी आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसको हटा दे। वो जो इतना मेन रीजन तो मैं बताने वाला हूँ, डिफरेंस बिटवीन क्वांटम कंप्यूटर एंड क्लासिकल कंप्यूटर, हाउ क्वांटम कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड, कि हम जान सके कि एक्चुअल ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसके पीछे का राज हम जान सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर। तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं ये वाले टॉपिक में ज्यादा ना घुसूं, ठीक है। तो रिलीजन हो गए, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक, इनमें डिबेट चलती रहती है कि कुछ तो लाइफ फोर्स स्टार्टिंग में रही होगी, कुछ तो क्या क्या ऐसी प्रोसेस रही होगी कि अर्थ पे लाइफ बन गई, और कुछ तो कहते हैं कि अर्थ के बाहर से लाइफ यहाँ पे आई है। वो सारी की सारी थ्योरीज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड तो है नहीं। तो मैं आज की वीडियो में काफी सारी बातें करने वाला हूं, और मेरे सामने यहाँ पे ये देखो, ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैंने अपने यहाँ पे रखे हैं, बुलेट पॉइंट्स बना रखे हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। रीजन क्योंकि मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं स्किप कर सकता हूं या फिर ओवर सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार बुलेट पॉइंट्स एटलीस्ट मेरे सामने हो तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, जैसे जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, मेरे लिए भी बहुत न्यू था। अगर तुम्हें इसका बैकग्राउंड नहीं है तुम्हारे पास, तुम मैथ या फिजिक्स के बैकग्राउंड से, बट तुम क्वांटम कंप्यूटिंग में कैसे ड्रग डिस्कवरी हो गई या फिर डिफिकल्ट जितनी भी प्रोसेसेस होती है, फोटोसिंथेसिस हो गई और भी काफी सारी डिफिकल्ट प्रोसेसेस, अगर तुम समझना चाहते हो कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकते हैं एज कंपेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर्स, तो भाई लोग ये वीडियो तुम्हारे लिए, और बहन लोग भी। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि जो क्लासिकल कंप्यूटर है हम उसको सिमुलेशन के लिए यूज करते हैं, काफी सारे सिमुलेशन कर भी पाते हैं, लेकिन ये जो
केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में हुई थी, जैसे लाइफ फॉर्म हुई, उसको सिमुलेट करना, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके सिमुलेशन करनी इज वेरी डिफिकल्ट ऑन क्लासिकल कंप्यूटर। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाँ, काफी हद तक हम सिमुलेट कर सकते हैं चीजों का, एनर्जी लेवल्स को। लेकिन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते रहते हैं या फिर आगे जाते रहते हैं पीरियोडिक टेबल में हीलियम लिथियम की तरफ, एक एक इलेक्ट्रॉन डालते कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतना मुश्किल हो जाता है कि क्लासिकल कंप्यूटर तो हाथ जोड़ देता है कि भाई मेरे बस का तो नहीं है, इसके लिए तुम्हें कुछ तो और करना होगा। वहीं पे काम आते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर का मतलब उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो काफी वीडियोस अगर तुमने मेरी देखी होंगी पहले की भी, तो मैं बताता रहता हूँ। सुपरपोजिशन का मतलब है एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कहीं भी हो सकता है, वी हैव नो आइडिया एग्जैक्ट कहां पे होगा, है ना। तो उसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कई सारी पोजीशंस पे हो सकता है, अनलेस अनटिल मैं उसको मेजर ना कर लूं। जैसे मैंने मेजर किया वो एक ही पोजीशन पे आके गिर जाता है। इसका मतलब अगर मैं मेरे हाथ में इस समय इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, मान लो मेरा हाथ एक क्लाउड है फॉर एग्जांपल, एक जगह है जिसके अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी ही है इलेक्ट्रॉन की, तो इसके अंदर एग्जैक्ट कहां होगा इलेक्ट्रॉन पता नहीं, जब तक मैं उसे देख ना लू इलेक्ट्रॉन को, बस ऐसा समझ लो। जब तक मैं नहीं देख रहा वो काफी सारी पोजीशंस में हो सकता है। बाय द वे मैं एग्जांपल ले रहा हूं पोजीशन का, बट मुझे वर्ड यूज करना चाहिए स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास एनर्जी कितनी है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना है, उसके पास स्पिन कितना है, और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज। इसको कंबाइन एक वर्ड से हम जानते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम या स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। श्रोडिंगर इक्वेशन ही तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो हमें बताती है कि कैसे बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और कैसे वो जो लाइफ केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, जो इतने डिफिकल्ट इतने कॉम्प्लिकेटेड से मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम अमीनो एसिड्स बनते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ना। उसके लिए कैसे कार्बन ही क्यों यूज होता है, हमें ऐसा क्यों बोला जाता है वी आर कार्बन बेस्ड लाइफ, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 उसके पहले शेल में होते हैं और 4 उसके दूसरे वाली शेल में होते हैं, और वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन, जिसके कारण काफी सारी लॉन्ग चेन्स बन सकती हैं। बाय द वे यहाँ पे 11वीं 12वीं वालों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स बना सकता है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं, कार्बन का नहीं। तो कमेंट में जल्दी से इसका रीजन बता देना यहीं पे वीडियो रोक के। अब मैं वापिस आना चाहूंगा, हम कार्बन बेस्ड लाइफ हैं, क्या सिलिकॉन भी अगर 4 बॉन्ड बना सकता है तो क्या सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी होती होगी, हो सकती है। एक्चुअल में जो एस्ट्रोबायोलॉजी है उसमें कार्बन से अलग, अब अगर हम किसी भी मटेरियल जब भी हम रिसर्च करते हैं तो या तो कार्बन बेस्ड लाइफ को ही ढूंढते हैं अलग अलग डिफरेंट प्लैनेट्स पे, या फिर हम सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी ढूंढते हैं। शायद जो अगर हमें कभी एलियंस मिले तो वो कार्बन के ना बने हो, वो सिलिकॉन के बने हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एग्जैक्ट नहीं पता भाई हमें, लेकिन ऐसा हो सकता है। मतलब क्योंकि कार्बन बहुत बड़ी बड़ी सी चेन्स और कॉम्प्लिकेटेड चेन्स बना सकता है, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि ये जो लाइफ के बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे भी कार्बन की वजह से ही पॉसिबल हो पाए हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले ये भी तो कहा था ना कि लाइफ फॉर्मेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ी होगी, मतलब एक्चुअल लाइफ जो है वो पानी के अंदर फॉर्म हुई थी। कैसे, पानी क्यों जरूरी है, क्योंकि वो अच्छा सॉल्वेंट है। क्यों अच्छा सॉल्वेंट है, आओ थोड़ा सा इसको भी बताता हूं जितना मैंने जानने की कोशिश की। हमें पता है वाटर का मतलब क्या है, H2O, है ना। क्या H2O पानी है, क्या H2O के पास वो लिक्विड प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी जरूर सोचना। क्या एक H2O पानी है या नहीं, क्या उसको बोल पाएंगे, या फिर बहुत सारे H2O कंबाइन फॉर्म्स वाटर, सोचना इसके बारे में भी। बट अभी मैं थोड़ा वापस आना चाहूंगा। जो H2O होता है उसके अंदर एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक एल शेप होता है, और उसका जो एंगल होता है वो लगभग 104.5 डिग्री होता है। कैसे पता लगा होगा ये, हमें क्वांटम मैकेनिक्स एनालिसिस से पढ़ा, क्वांटम मैकेनिकल एनालिसिस से पता लगा जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन का, सॉरी, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, जो उसका अजीब सा स्ट्रक्चर है, वो एक अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थोड़ा बिखरा सा हुआ है, जिसके कारण वो जो वीक बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है। मतलब जो भी उसमें सब्सटेंस डालोगे तुम पानी के अंदर, अगर उनके वीक बॉन्ड्स हुए तो वो उनको ब्रेक कर देगा, जिसके कारण वाटर को एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, अच्छी तरह मिक्स हो जाती है उसके अंदर चीजें। और इसके बाद श्रोडिंगर ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था व्हाट इज लाइफ, और उसमें उन्होंने बताया कि लाइफ कैसे एक बाय प्रोडक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। ये जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, ये स्टेबल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हम मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा है ना, लेकिन उसको डिस्क्राइब करा हमने, इतनी सारी उसके बारे में प्रॉपर्टीज यूज कर ली, इतनी एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं जस्ट यूजिंग दैट
इलेक्ट्रॉन ओनली, क्यूबिट के तौर पे हम इलेक्ट्रॉन को भी यूज करते हैं। कैसे, ये कैसे कर सकते हैं? बस मैथमेटिकल टूल है। अगर तुम मुझे कहोगे, रिचर्ड फाइनमैन की एग्जैक्ट लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूंगा कि अगर तुम सोचते हो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, नॉट एग्जैक्टली। एक वो वेव है, नॉट एग्जैक्टली। क्या वो, उसके पास ड्यूअल नेचर है? नॉट एग्जैक्टली। क्या इलेक्ट्रॉन एक वो फोग की तरह है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, वो ऑर्बिटल्स जो होते हैं? नॉट एग्जैक्टली। तो फिर इलेक्ट्रॉन है क्या? हमारे पास सिर्फ एक ही पिक्चर है, एंड द पिक्चर इज मैथमेटिकल। हमारे पास तो मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे हम अप्रोक्सीमेशंस लगा सकते हैं। एग्जैक्ट बताना व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, वी हैव नो आइडिया फॉर दैट। ये जितने भी डिफरेंट बिहेवियर्स हैं मॉलिक्यूल्स के या फिर एलिमेंट्स के, वो हम बता सकते हैं जस्ट यूजिंग मैथमेटिक्स ओनली। तो लाइफ जो है वो मैथमेटिक्स की वजह से बनी है, ये भी बोल सकते हैं, या फिर जिसने भी बनाई होगी। अगर तुम बिलीव भी करते हो कि लाइफ भगवान ने बनाई है, तो भाई वो भगवान मैथमेटिशियन रहे होंगे, उन्होंने पक्का इक्वेशंस यूज की होंगी। और इसी बुक के अंदर श्रोडिंगर ने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे एक ऐसा स्पेशल मॉलिक्यूल पक्का रहा होगा जिसके कारण ये सारी की सारी लाइफ फॉर्मेशन आज हम देख पा रहे हैं। तो वही मौलिक उसी से इंस्पायर होके वॉटसन और क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने शुरू कर दिया इससे इंस्पायर होके, वही हम ढूंढ के रहेंगे वो स्पेशल मॉलिक्यूल क्या है। बाय द वे उस मॉलिक्यूल का नाम डीएनए है, अगर तुम समझ गए होंगे। उन्होंने बाय द वे उस समय पे जो टेक्नोलॉजी थी उसका यूज किया, विच इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। मतलब एक इनडायरेक्ट मेथड था डीएनए को ढूंढने का, बट उन्होंने काफी अच्छे से उसको रिसर्च को किया और उन्होंने पता लगाया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक डबल हेलिक्स टाइप होगा। एक लेडर लो, ऐसे लेडर लो और उसको ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो। बाय द वे देखा ही होगा ना डीएनए का स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं तो 10वीं क्लास में फंसे ही होंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ये डीएनए मॉलिक्यूल सबसे खास बात पता क्या रखते हैं अपने साथ? दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। और केमिस्ट्री में सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स ढूंढना एक्सट्रीमली रेयर है। बहुत रेयर है ऐसे मॉलिक्यूल्स ढूंढना जो खुद के जैसी कॉपीज बना सके। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए, मतलब डीएनए का यूज करके मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब डीएनए की एक कॉपी, फोटोकॉपी, ये असली कागजात और वो एक फोटोकॉपी फिर वो भेजी जाती है। और फिर मतलब एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस उस पे आरएनए पे लिखी होती है जिसका यूज करके बनाए जाते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स किससे बनते हैं? न्यूक्लिक अमीनो एसिड से। अरे बायोलॉजी, एक तो इतने डिफिकल्ट नेम नहीं अभी मुझे याद रखने पड़ रहे, मैं तो इन्हीं पे ही कंफ्यूज हो जाता हूँ नेम्स में कभी कभी। लेकिन वो पैराडॉक्स तो अभी वही का वही है ना, इतनी बड़ी स्टोरी तो हमने सुन ली, लेकिन अभी वो बात तो वहीं की वहीं रह गई कि 4.6 बिलियन साल पहले अर्थ फॉर्म हुई, लेकिन वो मोल्टन स्टेट में थी। 3.8 बिलियन साल पहले वो कूल डाउन हो गई, तैयार हो गई। 3.7 बिलियन साल पहले वो बन भी गई। एक मतलब लाइफ फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई, वो डीएनए जैसे मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो गए। 1 बिलियन साल में क्या हो गया ऐसा, है ना? इतनी जल्दी कैसे लाइफ फॉर्म हो गई, वो तो अभी भी मिस्ट्री वही की वही है। और इसमें काफी सारे थ्योरीज आती है फिर, जब हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट आंसर। तो जैसे बिग बैंग से पहले क्या था, वी हैव नो एग्जैक्ट आइडिया। इसलिए बहुत सारी थ्योरीज हैं हमारे पास, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की थ्योरी। कुछ तो साइक्लिक यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्स बार बार बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। ये थ्योरी है एक, ठीक है। और यहीं पे आता है पेंसपर्मिया। आई एम सॉरी फॉर दैट अगर मैं इसका नाम गलत बोल रहा हूँ। तो पेंसपर्मिया थ्योरी, जिसमें बोला जाता है कि लाइफ जो है वो आउटर स्पेस से आई है। मतलब हम देखते रहते हैं कि लगभग 20,000 अभी तक हमने ऐसे मेट्रॉइड्स को ऑब्जर्व किया है जिसमें अमीनो एसिड्स काफी सारे टाइप्स के मिले हैं। और जिसमें से काफी सारे हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं ऐसे मेट्रॉइड्स जो कि मार्स से आए हैं। अमीनो एसिड्स, इसका मतलब ध्यान से सोच के देखो, इसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। मार्स से अर्थ पे काफी सारे मेट्रॉइड्स आए हैं, इसका मतलब पहले मार्स पे लाइफ थी क्या? इसीलिए तो हम इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि मार्स पे चलते हैं, उसको कॉलोनाइज कर लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, जमीनें खरीद लेते हैं वहां पे। और जैसे ही वहां से यहाँ पे आके गिरा 3.7 बिलियन साल पहले कोई भी मेट्रॉइड्स, जिसके कारण लाइफ फॉर्मेशन हो गई। एक थ्योरी है ये, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। दूसरी थ्योरी, माय पर्सनल फेवरेट, विच इज क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, जो कि ये कहती है एक रिचर्ड फाइनमैन ने क्वांटम मैकेनिक्स को सीखने का एक तरीका बताया जिसे हम पाथ इंटीग्रल फॉर्मेशन कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इससे यहां जाने के कितने रास्ते हैं? देयर आर इन्फिनेटली मैनी रास्ते। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ही मेरे फोन का कवर है, मैंने इसको छोड़ दिया, यहां पे आके गिरा। एक तो ये रास्ता था नीचे गिरने का, और भी बहुत सारे रास्ते थे ना इस पॉइंट तक आने के, यहां से यहां आने के बहुत सारे रास्ते थे। लेकिन ये मेरे फोन के कवर ने यही एक पर्टिकुलर रास्ता ही चूज किया, एक रास्ता। इसे हम क्लासिकल पाथ बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल पाथ। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स काफी ज्यादा वियर्ड है।
अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब मुझे नहीं, अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना होगा तो कोई स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, देर आर इन्फिनिटली मैनी पॉसिबिलिटीज। और तुम शॉक हो जाओगे ये सुन के कि क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में सारे के सारे जितने भी इन्फिनिटली मैनी पाथ पॉसिबल है, तुम कितने भी वियर्ड पाथ सोच सकते हो। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आना है, तो मान लो एक रास्ता है जो यहां से स्टार्ट हो गए एंड्रोमेडा तक घूम के फिर यहां तक आता है, उस पाथ का भी कंट्रीब्यूशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा ना, मतलब एग्जैक्ट तो मैं बहुत ही ज्यादा लेमैन लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं बाय द वे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो एग्जैक्ट होता है कि मुझे पता ही नहीं है ना, बट अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए एक डॉट मान ले, इस डॉट को यहां से यहां आने के लिए इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज थी, तो यहां से यहां अगर वो आ गया है, देर आर इनफाइनाइटली मैनी रास्ते, और सबकी वजह से थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर रास्ते पे चल पाया। सेम चीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं लाइफ फॉर्मेशन के लिए भी। मतलब हाँ, मान लेते हैं कि जो लाइफ फॉर्मेशन की प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी, काफी ज्यादा ही रेयर थी, बट क्वांटम मैकेनिक्स वो केमिकल रिएक्शंस को भी अलाउ कर देती है। मतलब वो रिएक्शंस होने की भी पॉसिबिलिटी होती है जो क्लासिकली हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है, क्वांटम मैकेनिकली दे आर पॉसिबल। कुछ ऐसे एंजाइम्स एग्जिस्ट करते होंगे जिन्होंने लोअर कर दिया होगा एनर्जी बैरियर, ताकि वो प्रोसेसेस भी पॉसिबल हो सके जो कि एक्सट्रीमली अनलाइकली थी। इसका मतलब हमारी सबसे बेस्ट होप जो अभी है वो क्वांटम मैकेनिक्स ही है। वो एक्सप्लेन कर सकते हैं ये मिस्टीरियस चीज को कि वो कैसे हुई होगी। हम मान लेते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ करती है डिफरेंट पाथ को, और कई सारे पाथ में से वही एक पाथ पॉसिबल हुआ होगा। वो अनलाइकली जो केमिकल रिएक्शन है, जो प्रोसेसेस रही होंगी, वो क्वांटम मैकेनिक्स ने हाँ ठीक है अलाउ कर दी होंगी। लेकिन कैसे? मान लो अर्थ पे इस समय जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं सबको मैं एक साथ लेके आ जाऊं, सबकी कंप्यूटेशनल पावर को यूज करना स्टार्ट कर दूं, फिर भी इट इज नॉट पॉसिबल टू सिमुलेट दैट कंडीशन जो हम स्टार्टिंग में सोच रहे हैं, वो जो क्वांटम मैकेनिक्स ने अलाउ कर दी है सरप्राइजिंगली। ये भी हो सकता है लाइफ जो है वो बाहर से आई हो, या ये भी हो सकता है कि जो पाथ इंटीग्रल फॉर्मेशन है कि जो कई सारे रास्तों में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन यहां से इस रास्ते से ही आए स्ट्रेट लाइन से, वो एंड्रोमेडा से घूम के भी यहां तक आ सकता है। हाँ, ये होने की भी प्रोबेबिलिटी है। वैसे ही शायद सेम चीज अप्लाई हुई होगी अर्ली लाइफ फॉर्मेशन में भी। अब ये कितनी बात सच है कितनी बात झूठ है वो तो हमें क्वांटम कंप्यूटर से बता सकते हैं, और वही हमें बताएंगे कि लाइफ अर्थ पे बनी भी थी या नहीं एग्जैक्टली exactly, या फिर मार्स पे जाने के बाद पता लगेगा हमें। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? स्टार्टिंग में लाइफ क्वांटम थी, हम सिमुलेट करना चाहते हैं क्वांटम को। क्वांटम को सिमुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्वांटम का। और कैसे? कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। तो हम उसके अंदर एक्चुअल देख पाएंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही है एटॉमिक लेवल पे, क्योंकि हम यूज ही इलेक्ट्रॉन्स का या न्यूक्लियस का या फोटॉन्स का, इन्हीं चीजों का तो यूज करते हैं टू बिल्ड क्यूबिट्स, टू बिल्ड क्वांटम कंप्यूटर्स। तो हाँ, काफी सारी एप्लीकेशंस है, काफी सारी सिमुलेशंस है जो पॉसिबल हो पाएंगी यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर। एंड दैट इज व्हाई पर्सनली आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि वो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ वाली प्रोसेस है उसको तो जरूर देखना चाहेंगे। और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और जितने भी ये गैप्स हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के बीच में, अभी भी साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, कई कई सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर से जो भी हम सिमुलेट करके देखेंगे वहां से एक फेलियर ही निकलने वाला है। हमें देखने को एट द एंड ऑफ द डे फेलियर ही मिलेगा, बट फिर भी वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। मजा आएगा बस जो भी होगा, ये बात तो है। बाकी अभी तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, ड्रग डिजाइनिंग हो गई या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन अपने क्वांटम कंप्यूटर के अंदर कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं आने वाली वीडियोस में, और बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक डिजीज है, हाँ, और हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन है, किस तरीके से प्रोटीन थ्री डायमेंशनल शेप में या थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फोल्ड हो गया है, बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा। मेरे हाथ में एक वायरस है, मुझे खत्म करना उसे, मैं चाहता हूं एक ऐसा प्रोटीन जो इसको डाइजेस्ट कर जाए। वेट अ सेकंड, कौन सा प्रोटीन? हमारे पास तो 200 मिलियन का डेटाबेस है, उसमें से कौन सा अप्लाई करूं इसके अंदर? एक एक करके देखना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब मेरे को तो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का यूज करना पड़ेगा, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। 200 मिलियन भाई साहब, सोच के तो देखो, मोर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स लग जाएगा अगर हम ये करने लग गए तो। ऑन द अदर हैंड क्वांटम कंप्यूटर क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट जैसी उसके पास प्रॉपर्टीज है, तो भाई साहब वो तो हमें दिखा देगा पॉसिबिलिटी बहुत ही जल्दी। जो मोर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स है वो तो फाइनाइट टाइम में हमें करके दिखा देगा, शायद सेकंड्स में नहीं लेकिन फाइनाइट टाइम में हमारे जीते जी वो काम करके दिखा दे क्वांटम कंप्यूटर। दैट इज व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, मतलब अर्ली स्टेज में ही डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर
अल्जाइमर हो गया, या फिर जो क्रॉप यील्डिंग होती है कि किस तरीके का, या फिर प्लास्टिक को डाइजेस्ट करवाना, मतलब वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए काफी सारी केमिकल प्रोसेसेस एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी एग्जैक्ट होती है पता नहीं। हम किस तरीके से एग्जैक्ट कौन सा प्रोटीन्स को ऐड करें ताकि वो एंजाइम्स जैसा काम करे और वो उसको जल्दी बायोडिग्रेडेबल बना दे, वी हैव नो आइडिया एट द मोमेंट। प्लास्टिक यूज भी करना पड़ता है क्योंकि जो मेडिसिन है वहां पे यूज होता है, और काफी ऐसी जगह जहां पे हम चाह के भी प्लास्टिक का काम कम नहीं कर पा रहे, पॉलिथीन का काम नहीं कम कर पा रहे हैं। मतलब प्लास्टिक खत्म करना तो पॉसिबल नहीं है, तो कोई ऐसा ही तरीका ढूंढ लो ना जिससे उसको हम बायोडिग्रेडेबल बना दे, वो वो डाइजेस्ट कर ले, वो एंजाइम कुछ ऐसे उसमें डाल दो जिससे वो जल्दी खत्म हो जाए खुद ही। वैसा तो 300-400 साल लगते हैं उसे खत्म होने में, प्लास्टिक को। कोई ऐसी प्रोसेस जो उसको क्विकली कर दे, वो 300-400 साल का टाइम रिड्यूस कर दे, वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं यूजिंग अ क्वांटम कंप्यूटर। आई होप कि तुम समझ गए होंगे व्हाई एम आई इंटरेस्टेड। ये तो एक एप्लीकेशन बताई आज मैंने तुम्हें, ओरिजिन ऑफ लाइफ पूरी स्टोरी के साथ, कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं इनसाइड द क्वांटम कंप्यूटर, कैसे हम वो जो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, पहला डीएनए जो बना था, उसको कैसे वो सेम प्रोसेस को रेप्लिकेट किया जा सकता है इनसाइड द क्वांटम कंप्यूटर। अभी तो जस्ट मैंने तुम्हें वही बताया है। और कितना मजेदार बात होगी, तुम एक बार सोच के देखो। हमने सिर्फ एक बटन दबाना है, हमने कुछ एल्गोरिदम्स और अपनी आ, हाँ, सिर्फ एल्गोरिदम्स को लिखा अपने क्वांटम कंप्यूटर में, स्विच ऑन किया और वो अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट, सारी वो क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेसेस को यूज कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वी गेट द रिजल्ट कि भाई वो एक्चुअल में पॉसिबल थी, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ वाली जो हम बोल रहे हैं प्रोसेस, या नहीं थी, क्योंकि हमें एटॉमिक लेवल पे जाना ही पड़ेगा उसके लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, आई होप यू टू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जो भी तुम्हारा ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।